नीला समंदर, जितना विशाल उतनी ही विषम परिस्थितियां। यहाँ हालात हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। यहाँ लहरों पर मौसम के साथ साथ दुश्मनों की चुनौतियां भी बनी रहती हैं। साथ ही समंदर की गहराइयों में घात लगाए दुश्मन का अदृश्य खतरा अलग है। हर मुश्किल हालात और चुनौतियों से निपटने के लिए आ गया है भारतीय नौसेना का नया सिपहसालार, जो लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखेगा। एक योद्धा जो दुश्मन के लिए साइलेंट किलर की तरह है। नाम है न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। साल 2017 में इसे लॉन्च किया गया था और उसके बाद ये कई परीक्षणों के दौर से गुजरी और हर बार इसने अपनी काबिलियत को साबित किया और अब ये पूरी तरह से देश सेवा के लिए तैयार है। हिंद प्रशांत क्षेत्र इलाके में लंबी दूरी तक गश्त लगाने में सक्षम INS अरिघात की ताकत और खासियत ही कुछ ऐसी है कि पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तान अरिघात के रडार पर आ चुके हैं। ऐसा अदृश्य योद्धा जो जरूरत पड़ने पर दुश्मनों पर परमाणु हमला भी कर सकता है। ऐसी ताकत के सामने दुश्मनों का दहशत में आना तो लाजमी है। आपको बता दें कि INS अरिघात कोई आम पनडुब्बी नहीं बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ न्यूक्लियर ताकत से लैस है, जिसका काउंटर करना दुश्मन के लिए आसान बात नहीं है। साल 1990 में भारत ने ATV यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम की शुरुआत की और इसी के तहत न्यूक्लियर पनडुब्बियों के निर्माण की शुरुआत हुई। उसके बाद साल 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर ने सांकेतिक तौर पर करगिल विजय दिवस पर पहली बार INS अरिहंत को लॉन्च किया था। तब तक भारत ने दुनिया के सामने अपनी पनडुब्बी क्षमता को छुपा कर रखा था और यहीं से फिर शुरुआत होती है भारत की पनडुब्बियों की और आज भारत के पास 2 पनडुब्बियां हैं। INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है INS अरिघात। इसके जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती है। सबसे पहले आपको अरिघात में लगाई गई उस मिसाइल के बारे में बताते हैं जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। INS अरिघात को K-15 और K-4 मिसाइल से लैस किया गया है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 26 फरवरी 2008 को भारत ने समंदर के अंदर चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K-15 का पहला और सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण से देश की नौसेना ने एक लंबी छलांग लगाई थी। पनडुब्बी से दागी जाने वाली K-15 सागरिका मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है जो 9,260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की ओर बढ़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक K-15 मिसाइल 500 से 800 किलो वजन के वॉरहेड ले जा सकती है। इस बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पर K-4 और K-15 जो मिसाइल्स की तैनाती से भारत की जो न्यूक्लियर ट्रायड की जो कैपेबिलिटी है वो और अधिक सशक्त और मजबूत हुई है। भारत वर्तमान समय में जल, थल, नभ सभी के माध्यम से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सटीक तरीके से एडवर्सरीज के ठिकानों पर डिलीवर कर सकता है। K-15 सागरिका पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अरिहंत न्यूक्लियर पनडुब्बी में तैनात किया गया है। INS अरिघात में INS अरिहंत से ज्यादा 4 लॉन्च ट्यूब्स हैं, यानी ये अपने साथ
4 K4 SLBM परमाणु मिसाइलें भी ले जा सकती है, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये अपने साथ करीब 2 टन के वजन तक का हथियार ले जा सकती है। K4 मिसाइल एक सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और यदि K4 मिसाइल्स के कुछ ऑपरेशनल फीचर्स की बात करें तो ये 12 मीटर लंबी है, 3500 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी ऑपरेशनल रेंज है और ये जाहिर है कि इसका अगर भार के संदर्भ में ये 17 टन्स की है। INS अरिघात 6 टॉर्पीडो से लैस होगी। टॉर्पीडो का इस्तेमाल पानी में ही दूसरी पनडुब्बी और जहाजों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट तक पहुंचकर उसका विध्वंस कर सकती है। डाइविंग स्टेशन। INS अरिघात समंदर के अंदर से मिसाइल अटैक करने में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी। तब अरिहंत से K15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का 6ठा न्यूक्लियर ट्राइड देश बन गया था। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है और दोनों की नीयत कैसी ये हम सभी जानते हैं। चीन की नीयत से तो खैर दुनिया भी वाकिफ है, चाहे वो उत्तर की बात करें जहां पर पहाड़ों से चीन लगातार घुसपैठ की फिराक में रहता है, या फिर हम समुद्री सीमा की बात करें जहां पर उसकी विस्तारवादी नीति चलती है। तो अगर दुश्मन ये सोचे कि वो भारत पर हमला करेगा और भारत खामोश बैठा रहेगा, यानी कि भारत के पास उतनी ताकत ही नहीं है कि वो उसका मुकाबला कर सके, तो शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं दुश्मन कमजोर है, क्योंकि हमने अब अपनी समुद्री ताकत को भी उतना मजबूत कर लिया है। शायद दुश्मन भारत की इस न्यूक्लियर ताकत से अनजान है, लेकिन हम निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंट हैं। भारत ने जंग के तीनों मैदानों की तैयारी कर रखी है। जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से परमाणु बम गिराने की क्षमता के साथ समंदर में युद्धपोत और पनडुब्बियों से परमाणु मिसाइलें दागने की ताकत न्यूक्लियर वॉर के वक्त कारगर साबित होगी। किसी राष्ट्र की एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसमें कि वो राष्ट्र अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जल, थल और नभ तीनों के माध्यम से डिलीवर करने की क्षमता रखता है और जाहिर है कि न्यूक्लियर ट्राइड के माध्यम से किसी राष्ट्र के पास वो कैपेबिलिटीज होती हैं कि जिसमें कि उसकी सेना के द्वारा, उसकी वायुसेना के द्वारा और नौसेना के द्वारा भी ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो डिलीवर किए जा सकते हैं। जमीन के अलावा पनडुब्बियों और प्लेन से परमाणु हथियार दागे जा सकते हैं। युद्धपोत को तो दुश्मन टारगेट कर सकता है, लेकिन गहरे समंदर में मौजूद सबमरीन को ढूंढना आसान नहीं होगा। अगर पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ने परमाणु अटैक करने की सोची भी, तो ये उन्हें डर हमेशा सताएगा कि समंदर में मौजूद भारत की पनडुब्बी जवाबी हमला करने में देर नहीं लगाएगी। इस खौफ से भारत पर एटमी अटैक के बारे में कोई सोच भी नहीं पाएगा। न्यूक्लियर ट्राइड एक बड़ी शक्ति है और इस तरीके की क्षमता हासिल करने के बाद कोई भी राष्ट्र एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्राइड की कैपेबिलिटी मौजूद है। भारत थल, जल, नभ से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सटीक तरीके से एडवर्सरीज पर डिलीवर कर सकता है और जाहिर है कि चाइना और पाकिस्तान, जो कि भारत के सबसे प्रमुख एडवर्सरीज हैं, वो भारत की इस क्षमता को जानते हैं। वो ये जानते हैं कि यदि उन्होंने कोई बड़ी हिमाकत की न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी फुल प्रूफ है और भारत सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी करके किसी भी
एडवर्सरी के ठिकाने को अपने नाभिकीय अस्त्रों से हिट कर सकता है और इससे निसंदेह भारत और अधिक सुरक्षित हुआ है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी और दुश्मन देशों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, लिहाजा भारत के जवाबी कार्रवाई के लिए के फैमिली की मिसाइलों का अपनी तरकश में शामिल करना बेहद जरूरी है और ये अहम भी हो जाता है। समंदर बेस्ड पानी के अंदर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइलें होने से भारत की परमाणु शक्ति दोगुनी हो गई है। आम पनडुब्बियां जहां सिर्फ कुछ घंटों तक पानी के नीचे रह पाती हैं, वहीं अरिघात सबमरीन महीनों तक पानी में रह सकती है। अरिघात पानी की सतह पर 12 से 15 समुद्री मील यानी कि 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार से चल सकती है। वहीं समुद्र की गहराई में 24 समुद्री मील यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। अरिहंत और अरिघात की जोड़ी तैयार हो चुकी है। इनके तहत अब हिंदुस्तान की समुद्री सीमा के आसपास भटकना भी दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। चीन की विस्तारवादी नीति से हर कोई वाकिफ है। असल में वो विस्तारवाद की कश्ती पर सवार है और यही एक बड़ी वजह है कि वो लगातार चाहे एलएसी हो या फिर समुद्री सीमा हो वहां पर अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देता जा रहा है और इसीलिए भारत को अपनी ताकत को मजबूत करना है और यही एक बड़ी वजह है कि भारतीय नौसेना को लगातार आधुनिक उपकरणों के साथ लैस किया जा रहा है और इसीलिए भारत ने एक टारगेट तय किया है। लक्ष्य है 2035 तक, जब भारत चाहता है कि अपने पास कम से कम 175 युद्धपोत हो जाए ताकि चीन अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसका मुकाबला किया जा सके, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बन गया है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो वो भारत से काफी आगे नजर आता है। बावजूद इसके वो भारत से उलझने से बचता है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक और वो साउथ चाइना सी में अमेरिका और दूसरे पड़ोसी देशों से उलझा हुआ है। ताइवान जैसा देश भी उसके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दे रहा। वहीं भारत तेजी से समंदर में अपनी ताकत को धार दे रहा है, जिससे टकराना चीन के बस की बात नहीं है। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि 3, साढ़े 3 साल 4 साल होने को आ रहे हैं गलवान वाली क्राइसिस के। बॉर्डर पे अभी भी कोई फैसला नहीं हो रहा है, पर आप देखिए कि हिंद महासागर में इन 4 साल में, 3.5 साल में एक भी ऐसा मौका नहीं आया जहां चीन की नौसेना ने भारतीय नौसेना के साथ कहीं टक्कर ली हो या उसके साथ कहीं भिड़ी हो या उसको कोई धमकी दी हो, क्योंकि उनको अपनी लिमिटेशन मालूम है। वो जानते हैं कि उनके पास वो काबिलियत नहीं है और इसलिए वो बड़ी तेज रफ्तार से अपनी नौसेना की बढ़त कर रहे हैं। उनका अंदाज है कि 2030 तक उनके पास 450 जहाज होंगे और उनमें कई जहाज ऐसे होंगे जो हिंद महासागर तक आके यहां पे डिप्लॉय हो सकें और यहां पे अपनी एक ब्लू वाटर कैपेबिलिटी बना सकें, जिससे कि भारतीय नौसेना को युद्ध में हारने की बात नहीं हो रही, पर भारतीय नौसेना को कंटेन कर सके हिंद महासागर। समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए भारतीय नौसेना के पास पनडुब्बी से लेकर युद्धपोत और मैरीटाइम हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन तक शामिल है। इन्हीं योद्धाओं में एक है आईएनएस इम्फाल। दुनिया के सबसे ताकतवर खतरनाक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में से एक है आईएनएस इम्फाल, जो ताकतवर हथियार और मॉडर्न सिस्टम से लैस है।
इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं। साथ ही पोतरोधी मिसाइल और टॉर्पीडो भी अटैच किए गए हैं। डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल में 32 बराक 8 मिसाइल, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 4 टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स और 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट जैसी आधुनिक हथियार लगाए गए हैं। इनकी काबिलियत बहुत बढ़िया, इनमें मिसाइल कैपेबिलिटी है, जहाज के खिलाफ एंटी शिप मिसाइल हैं, एंटी सबमरीन वेपन्स हैं, एंटी एयर वेपन्स हैं, तो मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी है, कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म है, मतलब साइबर कैपेबिलिटी है, सैटेलाइट से कनेक्टिविटी है। तो जो कुछ आज चाहिए आपको समुद्री शक्ति दिखाने के लिए और अपनी समुद्री शक्ति एस्टेब्लिश करने के लिए, वो सब काबिलियत इम्फाल क्लास के जहाज़ों में है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया जहाज़ है। इसी किस्म का जहाज़ चीन बना रही है, उनका टाइप 055 डिस्ट्रॉयर है, वो करीब 10-11 हजार टन का है, ये करीब 7,500-8 हजार टन का जहाज है। आईएनएस इम्फाल में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से दुश्मन के हथियारों का पता लगाया जा सकता है। इन सेंसर्स को दुश्मन देख नहीं पाएगा। डिस्ट्रॉयर इम्फाल में बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगाया गया, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि युद्ध के दौरान अगर जहाज पर किसी तरह का कोई हमला होता है, गोलीबारी होती है, तो भी ये काम करना बंद नहीं करेगा। इसने अपने सारे टेस्ट पूरे कर लिए, जिसमें CST यानी कि कॉन्ट्रैक्टर सी ट्रायल भी शामिल है, जिसमें हथियारों के साथ गोलीबारी भी शामिल है। विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का तीसरा जंगी जहाज इम्फाल लहरों पर चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लगातार 42 दिनों तक समंदर में रह सकता है। भारतीय नौसेना के पास दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नेवल वर्जन भी मौजूद है, जिसकी काट किसी के पास नहीं है। भारतीय नौसेना लगातार खुद को अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है। अब 20,000 करोड़ की लागत से उसने 200 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने का फैसला किया है, जिसे आने वाले समय में युद्धपोतों पर इंस्टॉल किया जाएगा। ब्रह्मोस पर इतना जोर क्यों है, ये भी समझने की जरूरत है। ब्रह्मोस मिसाइल का नेवल वर्जन 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकता है, जो 4,321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। ब्रह्मोस के 4 नौसैनिक वर्जन्स मौजूद हैं। पहला, युद्धपोत से दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल। दूसरा, युद्धपोत से दागी जाने वाली लैंड अटैक मिसाइल। ये दोनों ही मिसाइलें भारतीय नौसेना में पहले से ही ऑपरेशनल है। तीसरा, पनडुब्बी से दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल और चौथा, पनडुब्बी से दागे जाने वाली लैंड अटैक मिसाइल। देखिए, ब्रह्मोस आपको मालूम होगा कि एक जॉइंट वेंचर था रशिया के साथ। रशिया में एक ऐसा मिसाइल था ऑलरेडी, पर उसके ऊपर बहुत इसमें प्रोग्रेस की गई, तभी इसका नाम ब्रह्मोस है। ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को, 2 नदियों पर रखा गया इसका नाम। पर ये ज्यादातर भारत में बनाया गया क्योंकि रशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल नहीं बनाया, उनके पास ऑलरेडी था ऑनिक्स था, मेरे ख्याल से उसका नाम ऑनिक्स 800, जिसके बेसिस पे ब्रह्मोस डेवलप हुआ। तो ब्रह्मोस जो डेवलप हुआ, जॉइंट डेवलपमेंट जो हुई है, वो भारत के लिए हुई है। और अब हमने पहला कॉन्ट्रैक्ट फिलीपींस के साथ साइन किया, उसको एक्सपोर्ट किया कर रहे हैं। 100 मिसाइल एक्सपोर्ट हो रहे हैं फिलीपींस को। तो ब्रह्मोस जो है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, और सुपरसोनिक मिसाइल्स की कैटेगरी में वो दुनिया का शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे सर्वश्रेष्ठ मिसाइल है अभी। और हमारे पास उसके कई वर्जन हैं। लैंड अटैक वर्जन है, मतलब
लैंड से फायर किया जा सकता है, लैंड के टारगेट्स के ऊपर फायर किया जा सकता है, समुद्र से भी। सुखोई एयरक्राफ्ट से फायर किया जा सकता है ये, तो एयर लॉन्च वर्जन है। और हमारे नौसैनिक जहाज़ों पे ये है, जो दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर हैं, पहली बार राजपूत पे ट्राई किया गया, उन पे तो अभी स्टैंडर्ड फिटमेंट होगा ब्रह्मोस का, एंटी शिप मिसाइल है। और लैंड अटैक है, लैंड अटैक मतलब समुद्र से जमीन के ऊपर भी टारगेट के ऊपर हमला किया जा सकता है इससे। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो दुश्मन के ताकतवर से ताकतवर युद्धपोत के भी परखचे उड़ाने की क्षमता रखती है। नौसेना के लिए मिसाइल के साथ साथ ऐसे गन भी तैयार किए जा रहे हैं जो दुश्मन के हेलीकॉप्टर तक को मार गिराने की कुव्वत रखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 16 सुपर रैपिड गन माउंट खरीदने का फैसला किया है। सुपर रैपिड गन माउंट एक खास तरह की ऑटो कैनन है, यानी एक खास तरह की तोप है जिसकी गोलियां आम तोप से थोड़ी छोटी लेकिन मशीन गन से थोड़ी बड़ी होती हैं। इसे सबसे पहले इटली की कंपनी ने बनाया था, लेकिन अब लाइसेंस के तहत भारत में भी इसका निर्माण शुरू हो चुका है। सुपर रैपिड गन माउंट ऐसी बंदूक है जिसका इस्तेमाल एंटी मिसाइल पॉइंट डिफेंस, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सरफेस और ग्राउंड सपोर्ट के लिए किया जा सकता है। सुपर रैपिड गन माउंट आमतौर पर 7.5 टन की होती है। इसकी नली यानी कि बैरल 62 कैलिबर और 186 इंच लंबी होती है, जिसमें 76 बाय 636 mm की गोलियां लगी होती हैं और इसमें लगने वाली हर गोली का वजन 12.5 किलोग्राम होता है। सुपर रैपिड गन माउंट की नली -15 डिग्री से लेकर 85 डिग्री तक घूम सकती है, यानी दुश्मन किसी भी कोने में भाग नहीं सकता। ये चारों तरफ घूमते हुए हमला करती है। सुपर रैपिड गन माउंट की फायरिंग रेंज 16 से 40 किलोमीटर होती है। अगर कॉम्पैक्ट मोड पर फायरिंग की जाए तो ये 85 राउंड प्रति मिनट के हिसाब से गोलियां दागती है। सुपर रैपिड मोड में 120 राउंड प्रति मिनट दर से फायरिंग करके दुश्मन के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। इसकी गोलियां 3000 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ती हैं। दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं मिलता। भारत की समुद्री सीमा बेहद विशाल है। एक और अरब सागर है जहां पाकिस्तान को लेकर खतरा बना रहता है, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का इलाका। हिंद महासागर में चीन घुसपैठ की फिराक में दिखाई देता है। ऐसे में समंदर की निगरानी काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। लिहाजा भारतीय नौसेना ने इसके लिए 4 लेयर प्लान तैयार किया है, जिससे दुश्मन का भारत की समुद्री सीमा में कदम रख पाना मुश्किल होगा। फ्यूल कैपेसिटी को देखते हुए पास की निगरानी का काम ध्रुव हेलीकॉप्टर उठा सकते हैं। शॉर्ट रेंज की निगरानी के लिए MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन काफी कारगर साबित होंगे। शॉर्ट रेंज से ज्यादा और मीडियम रेंज के सर्विलांस के लिए C-295 एयरक्राफ्ट काफी कारगर माने जाते हैं। वहीं लॉन्ग रेंज तक की निगरानी करने के लिए भारत के पास P-8I विमान है, जिसे सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। समुद्री सीमा की निगरानी के साथ साथ पाताल में छिपे दुश्मनों का खात्मा करने के लिए भारत के पास P-8I प्लेन भी हैं, जो न सिर्फ पाताल में छिपे दुश्मन का पता लगाते हैं, बल्कि उन्हें तबाह करके ही वापस लौटते हैं। भारतीय नौसेना का उड़ता कमांड सेंटर है लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट P-8I। मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I की ताकत ही ऐसी है कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाकर अपना मिशन पूरा करके ही वापस लौटता है।
P-8I एक ड्यूअल रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि निगरानी के साथ साथ ये कॉम्बैट मोड पर भी काम करता है। समुद्र में अगर कहीं ये दुश्मन की पनडुब्बी को लोकेट कर ले तो फौरन सिग्नल के साथ ये तुरंत उस पर मिसाइल दाग सकता है, जिसके बाद उस पनडुब्बी का बच पाना नामुमकिन है। सिर्फ सबमरीन ही नहीं, दुश्मन के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स को भी P-8I अचूक निशाने के साथ निशाना बना सकता है। P-8I विमान 11 से 14 घंटे लगातार उड़ान भर सकते हैं। ये एंटी सबमरीन और एंटी शिप मिसाइल से लैस होते हैं। P-8I की रफ्तार करीब 790 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 1200 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 2200 किलोमीटर है। P-8I में हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल, AK-54 हल्के टॉर्पीडो भी लगाए गए हैं। P-8I एक बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है। भारतीय नौसेना के INS रजाली आर्कोनम में बेस्ड और गोवा से भी संचालित ये एयरक्राफ्ट काफी कैपेबल और हाईली इंड्योरेंस एयरक्राफ्ट है, जिसमें एंटी सबमरीन, एंटी शिपिंग और बहुत तरह के वेपन्स लगे हुए हैं जो हवा से ही सबमरीन को भी पकड़ सकते हैं। बहुत कैपेबल रडार हैं जो अभी पेरिस्कोप को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, सबमरीन के शिप्स को पकड़ सकते हैं, उनके ऊपर मिसाइल से प्रहार कर सकते हैं। और ये कैपेबिलिटी हमने बहुत ही अच्छी हासिल की है और इनका हम उपयोग अपने भारतीय नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी, वेस्टर्न बॉर्डर पर भी कर रहे हैं और हम इनका उपयोग सर्वेलेंस में हर जगह ला रहे हैं। और मेरे ख्याल से जब ड्रोन के साथ ये जो नए रिपर्स ड्रोन हम जो अमेरिका से खरीदने वाले हैं, इनके साथ इनका जब कॉम्बिनेशन बनेगा और भारतीय नौसेना की जो इंटीग्रेटेड फ्लीट है, एयरक्राफ्ट्स हैं जो विराट, हमारे विक्रमादित्य और विक्रांत के साथ कैपेबल एयरक्राफ्ट के साथ इनका कोऑर्डिनेशन जब बनेगा तो ये बहुत ही कैपेबिलिटी हमारी निखरेगी और हमारी पकड़ पूरे इंडियन ओशन में बहुत अच्छी बनेगी। समुद्री सर्विलांस और खुफिया मिशन के लिए P-8I बिल्कुल माकूल है। ये इतना खतरनाक विमान है कि दूर से ही दुश्मन की शिप और सबमरीन का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर सकता है। बोइंग पोसाइडन के 4 वेरिएंट्स दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये वेरिएंट्स हैं P-8A पोसाइडन, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती है। P-8I नेपट्यून का इस्तेमाल भारतीय नौसेना कर रही है। पोसाइडन MRA-1 का इस्तेमाल ब्रिटेन और रॉयल एयरफोर्स कर रही है। वहीं P-8AGS का इस्तेमाल अमेरिकी एयरफोर्स कर रही है। P-8 जो था, पोसाइडन इसको कहते थे, वो बोइंग ने तभी अमेरिकी नौसेना को भी तभी दिया था। तो हमको ये बड़ा एक मॉडर्न और काबिल हवाई जहाज मिला, जिससे हमारी जो हम एक आजकल टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसका मतलब है कि आपको खबर रहनी चाहिए कि आपके आसपास के समुद्र में क्या हो रहा है, क्योंकि अब जो खतरे आ रहे हैं समुद्र में, न सिर्फ ये 2 देशों के बीच के हैं, पर कई जिसको हम नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स कहते हैं। मैरीटाइम टेररिज्म है, आतंकवाद समुद्र से, पायरेसी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, गन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है। इन सब के ऊपर अगर आपको नजर रखनी है, इलीगल फिशिंग है, तो आपको पूरे समुद्र के एरिया का आइडिया होना चाहिए। वो ऐसा जहाज आपको ये देता है, क्योंकि 12 से 14 घंटा ये हवा में रह सकता है। P-8I हंटर अमेरिका से खरीदा गया भारत का वो महायोद्धा है जो मिशन पर निकलता है तो उसे पूरा किए बगैर वापस नहीं लौटता। P-8I हंटर समुद्री सुरक्षा और तटीय सुरक्षा में अहम रोल निभाते हैं। ये विमान हिंद महासागर पर रणनीतिक तौर पर निगरानी रखने के लिए बेहद खास भूमिका अदा करते हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना 15 C-295 परिवहन विमान खरीदेगी। टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस मिलकर भारत में ही C-295 प्लेन का निर्माण करेगी। अगर इसकी खूबियों की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट 11 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। C-295 प्लेन रडार और सेंसर से लैस होंगे। इसे सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम की ओर से समुद्री गश्ती विमान में बदल दिया जाएगा। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज और ताकतवर बनाने की मुहिम के तहत दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन में शुमार MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने का रास्ता साफ हो चुका है।
बताया जा रहा है कि अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन के सौदे में करीब 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 246 अरब रुपए का खर्च आएगा। 3 बिलियन डॉलर में अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिसमें 15 MQ-9B सी गार्डियंस और 16 स्काई गार्डियंस शामिल होंगे। प्रेडेटर ड्रोन भारत के पास आने के बाद देश की सरहद और हिंद महासागर के बीच पूरी निगरानी हो सकेगी, यानी जमीन और समुद्र दोनों में किसी भी मिशन को इससे अंजाम दिया जा सकता है। ड्रोन जो है वो होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसका मतलब इसमें आदमी कोई नहीं होता है, अपने आप ये आप इसको कहीं से शोर से कंट्रोल करते हैं, मतलब जमीन से कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल स्टेशन होते हैं, और ये कई घंटों तक काफी ऊंचाई पे किसी एरिया के ऊपर निगरानी रख सकता है। इसका ये पर्पस है कि आपको अपने आदमी नहीं भेजना, आपको कोई हवाई जहाज नहीं भेजना, ये एक अपना घूमता रहेगा, वहां आपको सैटेलाइट पिक्चर देता रहेगा, कैमरा माउंटेड होता है, उसकी आपको पूरी वहां निगरानी रहेगी। जैसे हम देख रहे हैं हर एक लड़ाई में आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में, अफगानिस्तान में अमेरिका ने बहुत इस्तेमाल किया इसका, हमने इस्तेमाल किया। प्रेडेटर हमने 2 नौसेना ने लीज पे लिए थे अमेरिका से, अब तो खैर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, पर पहले 2 लीज पे दिए थे, वो हमने आर्मी को दिए। कई महीनों आर्मी ने उसका इस्तेमाल किया जब ये गलवान वगैरह का जब टेंशन था। तो इसकी बहुत अहमियत है। और जैसे आजकल मॉडर्न वॉरफेयर डेवलप हो रहा है, अनमैन्ड कैपेबिलिटीज जो है, अनमैन्ड व्हीकल जो है, मतलब बिना जिसमें किसी आदमी की जरूरत नहीं होती, उनकी अहमियत बढ़ती जा रही है। क्योंकि कोशिश ये है कि एक सस्ते तरीके से, ये हवाई जहाज से सस्ता है बनाना, हवाई जहाज से सस्ता है ऑपरेट करना, किसी पायलट को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो इसकी ये अहमियत है कि जो काम वैसे हवाई जहाज करता था या हवाई जहाज में पायलट करता था, वो अब आप सस्ते में और उतनी ही इफेक्टिवली अब कर सकते हैं। प्रेडेटर ड्रोन को हंटर किलर यूएवी भी कहा जाता है। ये एक पायलटलेस विमान की तरह है जिसे रिमोट से उड़ाया जा सकता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के 2 वर्जन हैं। पहला है स्काई गार्डियन और दूसरा है सी गार्डियन। स्काई वर्जन किसी भी मौसम में 40 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने की क्षमता रखता है, वहीं सी गार्डियन 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। दोनों ड्रोन्स में कोई खास अंतर नहीं होता, सिर्फ पानी और जमीन के हिसाब से लगाई गई मशीनरी अलग अलग होती है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें वाइड एरिया मैरीटाइम रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और एक सेल्फ कंटेंडेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी ASW किट से इसे लैस किया जाता है, जिसे भारतीय वायुसेना के अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं। काम होता है किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करना। तो ये जो ड्रोन है, इसके ऊपर लेटेस्ट रेडार टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। तो जब ये हवा में उड़ता है, सो इट कैन डिटेक्ट एनिमी टारगेट्स और जो भी टारगेट्स डेजिग्नेट किए हुए हैं। और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एनिमी की तरफ से रेडार चल रहा है या कोई और एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न है, तो उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पिकअप कर सकता है। सो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ड्रोन वेपन सिस्टम। MQ-9B प्रेडेटर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुश्मनों पर चुपके से नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर पनडुब्बियों को ढूंढकर उसे भी तबाह कर सकता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को ताकतवर बनाने के लिए इसमें 2721 किलोग्राम की मिसाइल को अटैच किया जा सकता है, जिसमें लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल शामिल है। प्रेडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें 2 लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। 40,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाता। देखिए, प्रेडेटर ड्रोन को इसीलिए UCAV कहते हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल।
इसका मतलब उसमें हथियार भी हो सकते हैं, ना सिर्फ निगरानी रख सकते हैं। पर क्योंकि वो छोटे हैं तो उनका पेलोड बहुत लिमिटेड होता है। अगर आप हथियार ज्यादा लगाएंगे तो फिर आपका कैमरा उतना अच्छा नहीं होगा या कुछ और अच्छा नहीं होगा। तो ये आपको बैलेंस करना पड़ता है कि आप किस रोल के लिए भेज रहे हैं इसको। तो ज्यादातर अभी तो यूसीएवी अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए ज्यादा है। आप किसी के ऊपर हमला नहीं बोल सकते यूसीएवी के साथ, किसी देश के ऊपर या किसी देश की सेना के ऊपर, क्योंकि वो शूट डाउन कर देंगे उसको। पर बेसिक छोटी सी उसमें गन होती है, छोटे से रॉकेट्स होते हैं, उससे ज्यादा अभी तक हथियार उसमें नहीं आए। जैसे जैसे ड्रोन बड़े होंगे या ज्यादा कैपेबिलिटी आएगी, उनमें ज्यादा काबिलियत आएगी, फिर और किस्म के उसमें हथियार, बड़े हथियार या बड़े सेंसर लगाए जाएंगे। भारत के लिए प्रेडेटर ड्रोन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन पाकिस्तान को ड्रोन ताकत से लैस कर रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। चीन ने जो पाकिस्तान को ड्रोन दिया है वो 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, 20 घंटे तक हवा में रह सकता है, जबकि MQ-9B 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और लंबे समय तक हवा में रह सकता है। और इसी के साथ साथ ये कंपैरेटिवली ज्यादा घातक है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, जासूसी और सैन्य कार्रवाई समेत कई तरह के कामों में हो सकता है। जैसे एंटी सरफेस वॉरफेयर यानी नौसेना इससे जमीन पर रखे हथियारों को तबाह कर सकती है। वहीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर में MQ-9B ड्रोन के जरिए नौसेना दुश्मनों की पनडुब्बियों को तबाह कर सकती है। प्रेडेटर ड्रोन के जरिए लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा सकती है, सर्विलांस हो सकता है, हवाई हमलों को रोकने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, आपदा के समय राहत कार्य में भी प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 2020 में भारतीय नौसेना को समुद्र की निगरानी के लिए अमेरिका की तरफ से 2 MQ-9B गार्जियन ड्रोन्स निगरानी के लिए दिए गए थे, लेकिन बाद में इसकी लीज को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। पानी की सतह के ऊपर और अंदर दोनों ही जगहों पर निगरानी या फिर छानबीन के लिए प्रेडेटर ड्रोन बेहद अच्छा विकल्प है। इसमें 80 से ज्यादा G साइज के सोनोबॉय लगाए गए हैं। सोनोबॉय वो डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल के जरिए पानी के भीतर हो रही आवाजों को डिटेक्ट करता है। इससे गहरे पानी में छिपी पनडुब्बियों को प्रेडेटर आसानी से ढूंढ लेता है और मिसाइल से अटैच कर इन्हें तबाह कर सकता है। देखिए, सोनोबॉय एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हवाई जहाज पानी में फेंकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको P-8I है LRMP एयरक्राफ्ट, उस कैसे पनडुब्बी ढूंढेगा वो? तो उसको जब कोई आइडिया होता है कि पनडुब्बी शायद इस एरिया में हो सकती है, तो वहां पे लाके उस एरिया में वो सोनोबॉयज का पैटर्न होता है, वो सोनोबॉयज पानी में फेंकता है, मतलब फेंकता है, फेंक देता है पानी में। ये एक्टिव भी होते हैं, मतलब ये पानी में जैसे गिरते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद एक ट्रांसमिट करते हैं बीम, कि अगर बीम ट्रांसमिट करेंगे, अगर पनडुब्बी होगी तो उसके ऊपर बीम टकराएगी और वापस उसका रिफ्लेक्शन आएगा तो उनको पता लग जाएगा पनडुब्बी है। और पैसिव भी है। पैसिव का फायदा ये होता है कि पनडुब्बी को मालूम ही नहीं कि वहां सोनोबॉय है, क्योंकि क्वाइट एक सोनोबॉय ऊपर से गिरा है, पनडुब्बी पानी के नीचे, उसको ये भी नहीं मालूम कि हवाई जहाज है ऊपर और वो सोनोबॉय डाल रहा है। तो पनडुब्बी को पता नहीं है, तो पनडुब्बी उससे दूर इवेड नहीं कर सकती। तो सोनोबॉयज का पैटर्न होता है, इस पैटर्न से वो अंदाजा लगाता है कि पनडुब्बी कहाँ है, कि कहां से ट्रांसमिशन आ रहे हैं, कहां से रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, उससे उसको अंदाजा होता है और फिर वो उसके ऊपर हमला बोल सकता है। प्रेडेटर ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है। इसकी मदद से LAC से लेकर LOC तक दुश्मन पर नजरें रखी जा सकती है। वहीं समुद्री निगरानी में भी प्रेडेटर ड्रोन बेहद कारगर साबित होते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी कौन रहा होगा कि आखिर भारत को प्रेडेटर ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर चीन और पाकिस्तान के पास ऐसे कौन से ड्रोन हैं जिसकी वजह से हमें अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन लेना पड़ा? तो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन में लगे 360 डिग्री कैमरास समंदर से लेकर आसमान और जमीन पर निगरानी रख सकते हैं। हिंद महासागर इलाके में PLA युद्धपोतों समेत चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन बेहद कारगर साबित होंगे।
एआई और मशीन लर्निंग तकनीक से लैस MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन डेटा को इकट्ठा करता है, उसे एनालाइज करता है और फिर उसे अलग अलग जगहों पर ट्रांसमिट करता है ताकि वक्त रहते और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर में भारत की प्रचंड ताकत का सामना करना न तो पाकिस्तान की बस की बात है और न ही चीन की। लिहाजा भारत का काउंटर करने के लिए दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत भी दोनों का एक साथ जवाब देने की ताकत हासिल करने के मिशन में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। रण क्षेत्र में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।